हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। मैं हूं अनन्या उपाध्याय और आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसका थर्ड सब टॉपिक करने वाले हैं। पहले हमने देख लिया न्यूट्रिशन पढ़ लिया था और रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं वापस। ट्रांसपोर्टेशन, it is a life process in which a substance synthesized or absorbed in one part of an organism is carried to other parts of the body। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम कहते हैं ना, बस, ट्रेन, ट्रक, ये सब क्या चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाने में हेल्प करता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे कि आप देख लो, हार्मोन है, डाइजेस्टेड फूड है, इनको दूसरे जगह पे भी ले जाना है। तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा? हमारे बॉडी में जैसे ब्लड होता है, ब्लड इज द कैरियर। वो क्या करता है? हार्मोन को ले जाता है। हार्मोन यानी केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है। फिर रेस्पिरेशन में हमने देखा कि किस तरह से वो ऑक्सीजन को ले जाता है एंड इन रिटर्न CO2 को कलेक्ट करके फिर ले आता है लंग्स तक। तो यही सिस्टम जिससे एक जगह से बाकी जगह पे जाया जाए, यही सिस्टम को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आई होप ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन आपको क्लियर है। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, जिस तरह से हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, उसी तरह से प्लांट्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके भी तो हर एक पार्ट्स में फूड जाना ज़रूरी है, वाटर जाना ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? बाय एसेंट ऑफ सैप एंड बाय ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स इज एब्जॉर्ब्ड। अब वाटर एंड मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। तो ये वाटर एंड मिनरल डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, लीफ तक जाएगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से एब्जॉर्ब होगा। इस चीज में हेल्प कौन करता है? जाइलम। कौन हेल्प करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम के थ्रू से ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीव्स, वहां पर फिर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट ऑफ फूड, यानी जिस तरह से लीफ में हमने देखा था कि उनका फूड बनता है बाय फोटोसिंथेसिस। अब वो फूड तो हर एक जगह में ज़रूरी है, स्टेम में भी ज़रूरी है, रूट को भी ज़रूरी है, ब्रांचेस को भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ को लाने में कौन हेल्प करता है? फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प करता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या होता है? लीफ में ट्रांसपिरेशन होता है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। लीफ में ट्रांसपिरेशन होता है यानी वाटर लॉस होता है, तो फिर वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम के चलते नीचे जो रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था वो धीरे धीरे खींचता चला जाता है और इस तरह से वाटर कंडक्शन होता है। साथ ही रूट प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कैसे? रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, तो वो वाटर आगे वाले वाटर को आगे की ओर भेजेगा, फिर वो आगे वाला भी आगे को और आगे की तरफ भेजेगा। इस तरह से एक पुश क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये वाटर कंडक्शन होता है। और फूड का मूवमेंट कैसे होगा? बाय फ्लोएम। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। और अगर आपको कोई डाउट आए, एक वीडियो में मैंने देखा था, किसी ने पूछा था कि डाउट है तो कहाँ पे पूछे, तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं @antic_ana04, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। प्लस मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में भी दो सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। ब्लड मैंने कह दिया कि कैरियर है। अब उसको भेजने के लिए एक पंप की ज़रूरत है, तो वो पंप का काम करता है हार्ट। और ये कैसे जाएगा? यूं ही तो ऐसे ही ये घूमेगा नहीं, ब्लड किसी एक पाथ में जाएगा, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं उसको अपने टारगेट ऑर्गन्स तक थ्रू आउट द बॉडी।
और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल यानी वही ब्लड वेसल जैसे ही लिम्फ वेसल होते हैं, और लिम्फ नोड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जिस तरह से हमारे अपार्टमेंट में जब पानी आता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर अगर टैंक है तो वहाँ तक भेजना है हमें, क्या करेंगे, हम एक पंप लगाएंगे। अब बॉडी में भी इसी तरह का एक पंप रहता है जो कि वाटर को ब्लड को पुश करेगा। तो वो पंप कौन है यहाँ पर, हार्ट। हार्ट पुश करता है ब्लड को टू ईच एंड एवरी ऑर्गन, चाहे आपका हेड हो, चाहे आपका लेग हो, चाहे आपके हैंड्स हो। चलो अब हम देख लेते हैं ब्लड के बारे में। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जो एक को दूसरे से कनेक्ट करता है, और फ्लूइड मतलब लिक्विड है, इसलिए हमने कह दिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड में जो आते हैं वो है ब्लड सेल्स, और लिक्विड में जो आते हैं वो होता है प्लाज्मा। जिस तरह से सपोज मैंने एक मिक्सचर बनाया, वाटर में कुछ सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, तो उस मिक्सचर में क्या होगा, एक लिक्विड पार्टिकल होगा और एक सॉलिड पार्टिकल होगा। इसी तरह ब्लड में भी इस तरह का मिक्सचर रहता है। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन को भी। यही हीमोग्लोबिन के चलते हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करने की एफिनिटी रखता है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फिर ब्लड के साथ उसको ले जाता है, जहाँ पे ज़रूरत है उस सेल में जाके देता है। तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी हमने पढ़ा था कि ब्लड, जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, कि लंग्स से क्या ले जाता है, ऑक्सीजन को, देन उसको ले जाता है ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास ले जाता है, फिर सेल से क्या रिटर्न में लेता है, CO2, और वो CO2 ले आके फिर लंग्स में देता है। यानी ये काम करता है ये आरबीसी, और हीमोग्लोबिन रहता है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन के चलते ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। देन इज WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी यानी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट या जर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो फाइट करती है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो यही इसमें हेल्प करता है WBC। तो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, और बॉडी डिफेंस में ये हेल्प करता है, बॉडी को बचाता है डिफरेंट जर्म्स से, जर्म्स के अटैक होने से और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से, राइट। देन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जब कहीं हमें कट होता है, कहीं कट लग जाती है, तो कुछ देर बाद वो ब्लड स्टॉप हो जाता है ना, ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, यानी क्या, ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसी अगर प्लेटलेट्स ना रहे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि कोई ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं, एंड द पर्सन विल डाई। ओके, देन इज लिक्विड कंपोनेंट में उसको कहते हैं प्लाज्मा। जो मैंने कहा कि वाटर जो है, वाटर में सैंड पार्टिकल्स डाला, तो वो वाटर जो लिक्विड कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का या पेल वाइट कलर का फ्लूइड होता है। ओके, इसमें 90 to 92% वाटर रहता है, यानी मेजर जो है वो वाटर रहता है, और कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया है। प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप बैक जाके फिर से वो वाला सेक्शन क्लियर कर सकते हैं, और अगर ऐसे भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आया या नहीं, अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया। अब एक नज़र डाल लेते हैं ब्लड के फंक्शंस की तरफ। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बट स्टिल फंक्शंस ऑफ ब्लड में फर्स्ट इज कैरीज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगा, लंग्स से सेल्स तक, क्योंकि सेल्स में फिर रेस्पिरेशन होगा, और वहाँ से इन रिटर्न क्या ले जाएगा, CO2। वो मैंने सब्जी वाले का एग्जाम्पल देके समझाया था ना, कि हम सब्जी लेते हैं और इन रिटर्न उन्हें पैसे देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो सेल्स है वो ऑक्सीजन लेगा और इन रिटर्न CO2 देगा, क्योंकि अब CO2 उसके काम का है नहीं, उसको एक्सेल आउट करना है। तो एक्सेल आउट कैसे होगा, पहले तो उसको लंग्स में जाना पड़ेगा, और लंग्स में कौन ले जाएगा, ब्लड। वैसे CO2 ब्लड में मैक्सिमम परसेंटेज प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर रहता है,
यानी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, ओके। और ऑक्सीजन किस में रहेगा, आरबीसी के थ्रू से आएगा, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसका एफिनिटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कैरीज एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको कौन कैरी करेगा, किडनी तक कौन ले जाएगा, या लंग्स तक जैसे CO2 को ले गया उसी तरह से किडनी में भी ले जाना पड़ेगा, तो ये सब काम भी कौन करेगा, ब्लड। कैरीज डाइजेस्टेड फूड, जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फूड डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, ब्लड। देन हेल्प्स इन क्लॉटिंग, अभी हमने देखा कि क्लॉटिंग में भी ब्लड हेल्प करता है, अदरवाइज ब्लड लॉस होगा एंड द इंडिविजुअल विल डाई। देन कैरीज हार्मोन्स, हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरी एंड वेन में मैंने एक डिफरेंस टेबल बनाया है। आर्टरी क्या है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से लेके वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को ले जाएगा। आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, हेड, ईयर, हर एक जगह में आर्टरी लेके जाएगा। और वेन क्या करेगा, कैरीज ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू हार्ट, यानी हर जगह से कलेक्ट करके उसको हार्ट के पास ला के देगा। जनरली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आप देखो मैंने जनरली वर्ड यूज किया है, जबकि एक हम लोगों का कंफ्यूजन रहता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है आर्टरी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो इसीलिए मोर अप्रोप्रिएट अगर बोले तो ये वाला डेफिनेशन है, लेकिन आप अगर ये लिखते हो तो जनरली लिखना और एक्सेप्शन लिख देना, मेंशन कर देना। नेक्स्ट इज वेन्स जनरली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड। देन आर्टरी का नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन यानी जो ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल है उसके अंदर का स्पेस, वो ल्यूमेन नैरो होता है। क्यों नैरो होगा, क्योंकि अगर स्पेस कम होगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, और आर्टरी में क्या है, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको हेड पे भी जाना है, लेग्स पे भी जाना है, तो बहुत दूर ट्रैवल करना है उसको, तो हार्ट उसको पंप करेगा ताकि प्रेशर विद फोर्स उसको प्रेशर से बाहर निकालेगा, इसीलिए ल्यूमेन भी नैरो होता है आर्टरी का, जबकि वेन्स का वाइड ल्यूमेन होता है। तो इनमें वाइड ल्यूमेन होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। देन मोस्टली डीप सीटेड, आर्टरीज डीपली सीटेड रहते हैं, क्योंकि अगर आर्टरी डीपली सीटेड नहीं होंगे और थोड़ा सा हमें कटवट लग गया तो फिर वहीं से पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। और वेन्स में मोस्टली सुपरफिशियली सीटेड, यानी ऊपर ऊपर से सीटेड रहता है, उतना डीप सीटेड नहीं रहता है। नेक्स्ट इज योर कैपिलरीज, वहाँ मेरा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख दिया। कैपिलरी इज थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, यानी क्योंकि क्यों नैरो होता है, क्यों थिन वॉल होता है, क्योंकि इनको एक्सचेंज करना रहता है। जिस तरह से हम पढ़ रहे थे एल्वियोलाई के पास क्या था, ब्लड कैपिलरीज थे, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, तो अगर थिन वॉल नहीं रहेगा तो फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए मेन साइड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैपिलरीज। ये दोनों जो है ये जस्ट कैरी करते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सचेंज की ज़रूरत है वहाँ पे कैपिलरीज काम आते हैं। आई होप आर्टरी, वेन और कैपिलरी ये आप लोग को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हार्ट। अब हम देखेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, यानी ब्लड का एक पाथ होता है, एक रूट होता है बाय विच इट सर्कुलेट्स, यूं ही कहीं भी नहीं चला जाता है, राइट। तो लेकिन इससे पहले एक बार मैं हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाए। इधर देखो, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर के जो 2 हाफ्स हैं उनको क्या कहेंगे, ऑरिकल्स, एंड नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। तो जो लेफ्ट साइड में है दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और सब सेपरेटेड कैसे होते हैं, सेप्टम से। ऑरिकल भी वेंट्रिकल से सेप्टम के वाया सेपरेटेड होते हैं, और राइट और लेफ्ट में भी ऐसे ही सेप्टम रहता है जिसके थ्रू से दोनों कंपार्टमेंट्स अलग अलग रहते हैं। अब देखो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जब हम बढ़ते हैं, यानी ब्लड जब बढ़ता है तो इसको क्या मिलता है, एक वाल्व मिलता है बाइकस्पिड, और इधर राइट साइड में क्या रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है।
ये वाल्व का क्या काम है, ये बैक फ्लो को रोकता है, यानी ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। अब बीच में अगर ऐसा हुआ कि पीछे तरफ ब्लड आने लगे तब तो चलेगा नहीं, इसलिए वाल्व्स रहते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। फिर यहाँ से आप देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी अगर है तो फिर क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट ऑरिकल में क्या आता है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाया आयोटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, यानी अब तक क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑर्गन में जाएगा, वहां से CO2 लेके आएगा। तो CO2 कैसे लेके आएगा, इधर से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर यानी जो ऊपर साइड से, हार्ट से ऊपर जो है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, ईयर्स हो गए, उधर के जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लाएगा और नीचे साइड से जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना कावा लाएगा। फिर इसको कहाँ डालेगा, राइट ऑरिकल में। ओके, देन राइट ऑरिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाएगा। ये एक आइडिया देने के लिए बनाया मैंने कि हार्ट ऐसा है। अब अगर हम इधर डायग्रामेटिक नहीं बना के अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो ये आपका 4 चैम्बर्स है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर 2 वाल्व्स हो गए, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अब देखो लंग से जो ब्लड आ रहा है वो तो ऑक्सीजनेटेड है, यानी उसमें ऑक्सीजन है, तो फिर कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन। ये वेन लाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड और वाल्व्स तो हैं ही बैक फ्लो को रोकने के लिए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाया आयोटा, उधर भी मैंने दिखा था ना, आयोटा से जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है जो आयोटा से होके जा रहा है, कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में। अब ऑर्गन्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन चाहिए और CO2 लिबरेट होता है, तो ये ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देगा और ऑर्गन से CO2 ले लेगा। जैसे ही CO2 ले लिया तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये ब्लड को वेना कावा फिर कैरी करके राइट ऑरिकल में लेके जाएगा। राइट ऑरिकल में यानी क्या पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड और राइट वेंट्रिकल से फिर वाया पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में जाएगा। ओके, एक बार फिर समझते हैं। लंग से ब्लड जो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन रहेगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल इसको भेजेगा आयोटा में। अभी भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आयोटा में भेजा, आयोटा लेके आया ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन में रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन उसने ऑर्गन को दे दिया और ऑर्गन ने क्या दिया, CO2, यानी अब जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें CO2 है। तो ये ब्लड को कैरी करेगा वेना कावा, ये ब्लड कैरी करके राइट ऑरिकल में जाएगा और राइट ऑरिकल में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में, देन इधर से फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाएगा। तो ये वाला ब्लड भी हुआ CO2 रिच, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इधर ब्लड एक साइकिल में 2 बार कर रहा है मूवमेंट, यानी हार्ट के पास 2 बार आ रहा है ना। एक बार क्या हुआ, लंग से हार्ट में आया, फिर हार्ट से ऑर्गन में गया, यानी निकल गया ब्लड हार्ट से, फिर क्या हुआ, फिर से हार्ट में आया और हार्ट से गया, यानी 2 साइकिल्स में। इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, यानी 2 टाइम्स ये साइकिल, एक साइकिल में 2 बार ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा है वाया हार्ट, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर आप इसको डिवाइड करो तो डबल सर्कुलेशन में 2 पार्ट्स है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। सिस्टेमिक में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल वाया ऑर्गन्स, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल वाया ऑर्गन, यानी ये वाला जो साइकिल चला ये था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा के बाद फिर आर्टरी से होके ये ऑर्गन में जाएगा, फिर वेन से होके राइट ऑरिकल में आएगा। ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑर्गन को, सेल को इन्वॉल्व कर रहा है। और नेक्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल
to left auricle via lungs. This is pulmonary circulation. पल्मोनरी यानी लंग्स, तो लंग्स से होके जो ब्लड जाएगा वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन. उसमें क्या बात है, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी होके लंग्स, पल्मोनरी वेन होके लेफ्ट ऑरिकल. दिस वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ये PC एंड SC ये दोनों मिला के होता है डबल सर्कुलेशन. अब आप एक और बात देखो कि इधर जो लेफ्ट साइड में जो ब्लड आ रहा है इस पोर्शन में, दिस इज ऑक्सीजनेटेड, एंड राइट में जो आ रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड. आई होप ये वाला आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं. अगर है तो फिर आप हमें बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इस टॉपिक को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से इस टॉपिक को सही तरीके से कर सकें. अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर. हम अक्सर सुनते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा BP नापा जाता है, ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट. यानी जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से ब्लड को हार्ट पंप करता है बॉडी में, वही प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर. तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो इसमें दो पार्ट्स है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. आपने वैसे, आपको शायद पता होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है दैट इज 120/80, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सिस्टोलिक है कौन सा डायस्टोलिक है. बस हम सुनते आए हैं कि 120/80 इज नॉर्मल, 120/80 इज नॉर्मल. तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है. जो आप 120 कहते हो दैट इज सिस्टोलिक, एंड जो आप 80 कहते हो दैट इज डायस्टोलिक. सिस्टोलिक क्या है, BP एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. देखो हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स है, 2 ऊपर 2 नीचे, दोनों ऊपर वाले ऑरिकल, दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल्स. तो ऑरिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फिल होगा किसमें, वेंट्रिकल्स में, और जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाएगा बाहर. ये होता है, राइट. यानी दो फेज है, एक रिलैक्सेशन है और एक कॉन्ट्रैक्शन है. तो सिस्टोलिक में क्या होता है, BP एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी ब्लड को जब भेज रहा है बाहर, हार्ट से बाहर, दैट वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड इट इज 120 mm of Hg यानी मर्क्यूरी. एंड डायस्टोलिक इज BP एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी जो रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल में, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इट रिलैक्सेस. तो जो रिलैक्सेशन होता है तब जो ब्लड का प्रेशर रहता है, इट्स नॉर्मल कि वो कम रहेगा 120 से, राइट. एंड दैट वन इज 80, दैट इज 80 mm of Hg, दैट इज 80 mm of mercury. सो ये जो ब्लड प्रेशर है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं. आपने अगर देखा होगा तो दैट वन इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं विच इज 120/80, और इसको 120 वाला है सिस्टोलिक एंड 80 इज डायस्टोलिक. सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्शन वाला, और डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन वाला. जब मैक्सिमम रिलैक्स हो जाए तो ब्लड का प्रेशर फॉल कर जाएगा, दैट वन इज डायस्टोलिक. और जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड में प्रेशर ज्यादा रहेगा, दैट वन इज सिस्टोलिक, दैट इज 120. ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ लिम्फ सिस्टम. Lymph is yellowish fluid which contains blood plasma along with WBC but RBC is absent. क्या होता है, जब आर्टरी से जब ब्लड जाता है, जब वेसल से ब्लड जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, यानी नीचे तरफ आ जाते हैं, डिफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में. दैट वन इज द लिम्फ. ओके, अब इसमें ब्लड सेल्स तो आए नहीं, यानी इसका कलर ये रेड होगा नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन आना चाहिए उसके लिए, तभी तो रेड होगा. इसलिए रेड नहीं होता है, येलोइश कलर का होता है, और इसमें WBC रहता है, कोई RBC नहीं रहता. तो इसके अगर फंक्शंस देखो तो इट टेक्स एक्सेस फ्लूइड दैट डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड पुट्स इट इनटू द ब्लड इम्यूनिटी एंड एब्जॉर्ब्स एंड कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन. यानी एक्सेस फ्लूइड को ये कैरी करके ले जाता है, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड था तभी तो वो डिफ्यूज आउट हुआ है, तो एक्सेस फ्लूइड को कैरी आउट करेगा. फिर इम्यूनिटी, क्यों इम्यूनिटी, क्योंकि WBC है, और WBC हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी. डिफेंस सिस्टम है वो, तो इसीलिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. और जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं इसको भी लिम्फ कैरी करता है. तो इसीलिए लिम्फ एंड ब्लड बोथ आर
हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। प्लीज़ गिव इट अ लाइक। और ये चैप्टर में कौन सा आपको क्वेरी है, अगर कोई क्वेरी है तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी @Ana04 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इन चैप्टर्स में तो वो भी इनसे फ़ायदा ले सके। और आप पढ़ते रहो, अगर कोई डाउट है तो फिर हमसे पूछते रहो। आई होप दिस ट्रांसपोर्टेशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन करेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।